ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है नेचुरल लॉ। ये नेचुरल लॉ क्या चीज़ है? लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो तो इटर्नल और इम्यूटेबल हैं, वो सदा से थे, सदा के लिए रहेंगे और उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। हम लॉज ऑफ नेचर की बात नहीं कर रहे, हम नेचुरल लॉ की बात कर रहे हैं। तो जो यूनिवर्स है दैट इज़ गवर्नड बाय रीज़न एंड रैशनल प्रिंसिपल, उसमें रैंडम चीज़ें नहीं होती। क्या हम इसी तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए भी एक रीज़न करके प्रिंसिपल्स बनाए जा सकते हैं जिसके बेसिस पे फिर सारी सोसाइटी और उसके लोग अपने ट्रू पोटेंशियल पे पहुंच पाएँ? इसी चीज़ के को नेचुरल लॉ कहते हैं। तो नेचुरल लॉ इज़ डिराइव्ड थ्रू रीज़न, इज़ यूजफुल टू क्रिएट फेयर लॉज। तो एक चर्चा करके हम सबके लिए क्या अच्छा होगा, इन प्रिंसिपल्स पे आते हैं और फिर उन प्रिंसिपल्स को जब हम लागू करते हैं तो सब लोगों के हक, सबके राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। मॉरल कोड और नेचुरल लॉ में फ़र्क है। जैसे नेचर के अंदर जो कोई कानून नहीं है कि आप कितनी शादियां कर सकते हैं और कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर एक मॉरल्स हैं जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग बंधा हुआ है। तो जो नेचर और नेचुरल लॉज हैं और जो मॉरल कोड है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। बहुत जगहों पे ये कॉमन भी है, जहाँ जैसे अगर मैंने आपको मारा तो आपको हक है अपने आप को बचाने का, ये नेचर में भी है और मॉरली भी सही है। तो ज़्यादातर जगहों पे नेचुरल लॉ और मॉरल कोड एक ही तरह हैं, एक साथ हैं, मगर कई जगह पे ये डिफरेंट हो जाते हैं। तो इनके अंदर एक ओवरलैप है नेचुरल लॉ और मॉरल कोड के अंदर, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट थे वो मानते थे कि अगर कोई भी पॉजिटिव लॉ नेचुरल लॉ के विरुद्ध है तो वो असल में लॉ है ही नहीं। पॉजिटिव लॉ का मतलब कोई भी कानून जिसे जो सॉवरेन है वो इम्पोज कर रहा है। तो ये समझने के पहले हमें ये समझना, तो एक तरह से नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने हक दे दिए थे ह्यूमन बींग्स को कि वो जिन हकों को अपना को कानून भी कोई नहीं बना सकता, जो उनसे वो हक छीन ले। इन्हें जॉन लॉक के शब्दों में नेचुरल राइट्स कहा जा सकता है, जिसमें द ह्यूमन बीइंग की फ्रीडम और इक्वालिटी रखी थी उन्होंने। इसी तरह से जो राइट ऑफ वेल बीइंग एंड प्रॉपर्टी, इन्हें भी नेचुरल राइट माना गया जब लॉ की जैसे जैसे प्रोग्रेशन हुई। तो कोई सिर्फ जो आपके राइट्स हैं उन्हें आप तब छोड़ते हो, गिव अप करते हो, जब वो कॉमन गुड के लिए हैं, जब सारी सोसाइटी का भला होगा कुछ इंडिविजुअल्स का अपने लॉ को, अपने उस हक को छोड़ने से। नेचुरल लॉ प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टोटालिटेरियनिज्म। तो ऑस्टिन ने जैसे कहा था कि सॉवरेन ने जो बना दिया कमांड वो सबको मानना पड़ेगा। तो जब कोई डिक्टेटर आ जाता है और वो ऐसे कानून बनाता है जैसे हिटलर ने कहा कि जूस सबको मार दो, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट सही नहीं है, तो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स अगर आप मानते हैं तो इस तरह के टोटालिटेरियन लॉज के प्रति आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है कि ये कानून हालांकि पास किया गया है लेकिन ये कानून सही नहीं लग रहा। और ह्यूमन राइट्स के लिए भी एक बेसिस बन जाता है आपका नेचुरल लॉज। आगे देखते। तो जो नेचुरल लॉ थ्योरी है उसके अंदर डेफिनेशन इस तरह से है, नेचुरल लॉ इज द अनरिटन लॉ, अ बॉडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स कॉमन टू ऑल, डिराइव थ्रू रीज़न। तो आपने जो मॉरल प्रिंसिपल्स को रीज़न करके कि भाई अगर हम किसी का हक ऐसे ही चुरा लेंगे और हमें कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सारे समाज के अंदर कोई कमाने के लिए चलेगा ही नहीं, सब चुराने के लिए चलेंगे, तो सारी सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी? तो हैंस चोरी करना गलत है। तो आप जो आपके सिंपल लॉज हैं उनके पीछे एक रीज़न बनाया है और उस रीज़न के वजह से वो एक मॉरल प्रिंसिपल्स के तौर पे आए हैं। ये जो अनरिटन लॉज हैं इन्हें कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंटली दिमाग लगा के डिराइव कर सकता है। तो ये एक रेफरेंस बन जाते हैं पॉजिटिव लॉज के लिए। तो सोसाइटी के अंदर वही लॉज होने चाहिए जो इस तरह से मॉरल प्रिंसिपल मॉरली करेक्ट हों और रीज़न से डिराइव किए जा सके। तो ये डेफिनेशन हो गई।
जो जब आप कंफॉर्म करेंगे, जब सारी सोसाइटी नेचुरल लॉज को मानेगी तो सोसाइटी का भला होगा, गुड फॉर सोसाइटी होगा। कंसेप्चुअल नेचुरलिज्म एक पढ़ाई थी जो नेचुरल लॉज को डिस्कवर करती थी। इसके अंदर आप एनालाइज करते थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम्स को और एस्टैब्लिश इफ लॉ एंड मोरालिटी आर रिलेटेड। तो इसको स्टडी करके ये समझ में आया कि लॉ और मोरालिटी का क्या रिलेशन है। हमने ऊपर देखा था कि इनमें ओवरलैप है, इन सब चीज़ें मोरालिटी और लॉ की नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो बहुत छोटी मोरालिटी की हैं, जैसे हमें साथ वाले से चीटिंग नहीं करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी ये मोरालिटी का पार्ट है। तो मोरालिटी और लॉ में बहुत चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन ये एकदम एक समान नहीं है। तो इन चीज़ों को स्टडी किया और इनमें किस चीज़ पे कानून बनने चाहिए और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर कानून बनने चाहिए, ये सब हमने कंसेप्चुअल नेचुरलिज्म के अंदर पढ़ा। जो लीगल पॉजिटिविस्ट थे, जो ऑस्टिन थ्योरी को बिलीव करते थे, वो इस तरह की एक थ्योरेटिकल बाइंडिंग ऑन लॉज को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जो भी राजा है उसने जो कह दिया, सॉवरेन ने जो कह दिया, वो कानून है। तो वो इस रिलेशनशिप ऑफ लॉ एंड मोरालिटी के अंदर विश्वास नहीं करते थे। क्लासिकल नेचुरल लॉ थ्योरी, तो क्लासिकल यानी कि पुराने तौर पे जो सबसे पहले ये माना गया कि पॉजिटिव लॉ कैन नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद नेचुरल लॉ, कि आपने जो भी कानून बनाए हैं, जो आपने लिखित रूप में कह दिए सोसाइटी के अंदर कि ये कानून है, वो जो नेचुरल लॉ है, जो आप मॉरल प्रिंसिपल्स रीज़न से डिराइव करते हो, वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉन्फ्लिक्टिंग है तो वो पॉजिटिव लॉ लॉ ही नहीं है, इट इज़ नॉट लॉ। तो ये तो बड़ा एक्सट्रीम स्टेप था। और जब आप कानून बनाओगे तो इन मॉरल प्रिंसिपल्स और नेचुरल लॉ को ही लिख रहे हो आप। तो आपका जो कानून है जिसको आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, लिख रहे हो या आप वर्बली चला रहे हो, ये मॉरल प्रिंसिपल्स और नेचुरल लॉ का ही रूप है एक तरह से। मगर ह्यूमन बीइंग्स तो खुद क्रिएट करते थे लॉज, और इसमें उनकी एक तो इसका एक इन्फ्रेंस है कि जो ह्यूमन बीइंग्स लॉ क्रिएट करते हैं, व्हाट द लॉज दे क्रिएट, और इसमें जो उनकी मनमर्जी चलती है, ये अल्टीमेटली इन मॉरल नॉर्म्स से बंधी हुई है। कोई भी व्यक्ति इस तरह के कानून पास करके नहीं चल सकता कि जिसके अंदर ये मॉरल प्रिंसिपल्स को वायलेट किया जा सके। कि अब एक कानून बना दिया जाए कि आप अपने सारे लोग अपने फादर को मार दो या सारे लोग अपने परिवार वालों को मार दो, तो ये मॉरली करेक्ट नहीं है। तो कोई सॉवरेन इस तरह का लॉ बना ही नहीं पाएगा। ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म होनी थी इस प्रिंसिपल्स की, तो बहुत सारे, ये तो नहीं, मगर जैसे कई कानून आज भी पास करते हैं लेजिस्लेचर जो अनजस्ट होते हैं और वो एनफोर्स कर दिए जाते हैं। तो कानून तो वो है, चाहे वो फेयर है चाहे वो नहीं फेयर है, वो कानून तो है। तो ये क्रिटिसिज्म है। मॉरल कोड हेल्प्स रिफॉर्म लॉज। तो जो आपका नेचुरल लॉ है और मॉरल कोड है, ये जो उस दिन का कानून है, जिस दिन का भी कानून है, उसको रिफॉर्म करने के लिए मदद करता है। ये दोनों एक समान नहीं है। जैसे हमने माना कि पॉजिटिव लॉ अगर नेचुरल लॉ का ही रूप है, तो फिर कभी भी नेचुरल लॉ या मॉरल कोड आपको पॉजिटिव लॉ को चेंज करने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन हम तो मॉरल कोड को और पॉजिटिव जो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, इनको इस्तेमाल करते रहते हैं। रोज़ जो हमें लॉ पढ़ने को मिलते हैं, उनको जज करने के लिए कि ये सही हैं या गलत हैं। नेचुरल लॉ इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के लूप होल्स के बारे में कुछ नहीं कहता कि अगर आपने कोई नेचुरल लॉ है कि इक्वालिटी फॉर ऑल मैन, मगर क्या वो इक्वालिटी देनी पॉसिबल है? अगर आपने सब कानून बना दिए और उसमें कह दिया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, और आपने हर एक के अंदर जो अंग्रेज़ी के अंदर किताब लिखी है वो सब लोग पढ़ ही नहीं सकते उस किताब में क्या है, तो इस तरह से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो ये हाई नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें ये इग्नोर करते हैं। नेचुरल लॉ के अंदर यूनिवर्सल लॉज की बात की जाती है जो हर सोसाइटी हर समय पे लागू रहेंगे। तो इस तरह के यूनिवर्सल लॉज शायद पॉसिबल ना हो। और आपके पास इसी तरह नेचर कैन नॉट बी बेसिस। तो हर एक चीज़ के अंदर नेचुरल लॉ या नेचर से आप नहीं उठा सकते।
तो कानून जैसे फैमिली प्लानिंग है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, तो बहुत सारे फाइन सोसाइटी जैसे आगे बढ़ी है तो नेचर से सारे कानून नहीं आपको समझ में आएंगे। इंटरनेट को आप नेचर के साथ में, इंटरनेट साइबर सिक्योरिटी को आप नेचर के साथ कैसे या नेचुरल लॉ से कैसे डिराइव करोगे। जुडिशल स्क्रूटनी ऑफ लॉज, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जिससे हर एक कानून को आप वेरीफाई कर सको, और शायद एक एनालिटिकल रीजनिंग सफिशेंट ना हो कानून को के ऊपर, जैसे टैक्स कितना % होना चाहिए। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर कानून जो है वो जुडिशल स्क्रूटनी और उसके अंदर कोई मेथड होने चाहिए। सिर्फ नेचुरल लॉ विल नॉट बी सफिशिएंट। पर ये माना जाएगा कि नेचुरल लॉ हैज़ बीन अ कॉर्नर स्टोन फॉर पॉजिटिव लॉ, तो नेचुरल लॉ से को स्टडी करके ही पॉजिटिव लॉज बने हैं। नेचुरल लॉ के जो आइडियाज़ हैं वो इंग्लिश लॉ में बहुत पुराने हैं, इंग्लैंड के अंदर शुरू से ही इसकी मान्यता रही है। पार्लियामेंट सुप्रीम है इंग्लैंड में, तो जो भी पार्लियामेंट ने कहा वो सबसे ऊपर है। बट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हेल्प अंडरस्टैंड एंड क्रिटिसाइज लेजिस्लेटिव लॉज, तो पर अगर पार्लियामेंट ने जो भी कानून पास किया उसको समझने और क्रिटिसाइज करने में, जैसे हमने देखा था ऊपर, उसमें फिर भी नेचुरल जस्टिस और नेचुरल लॉ का योगदान रहता है। तो नेचुरल लॉ जो फैसला देता है वो नेचुरल जस्टिस हो गया अगर नेचुरल लॉ को माना जाए तो। नेचुरल लॉ इन्फ्लुएंसेस इंग्लिश लॉ एज गाइडिंग प्रिंसिपल, तो इतने सालों में, कई सौ साल जो इंग्लिश लॉ को बनते हुए हो गए, इसमें हमेशा नेचुरल लॉ एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है। जैसे क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, तो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर आपने दो पार्टियां डील कर रही हैं और कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन एक पार्टी इस तरह से दूसरे के ऊपर दबाव बना रही है कि वो दूसरी पार्टी एक डिसएडवांटेज पे है, तो जो इंग्लिश लॉ है वो एक क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट मान के चलती है कि उन्होंने एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे वो कानून में नहीं है या एक्चुअल में नहीं है, और उसके बेसिस पे उनकी ट्रांजैक्शन को जज करती है। तो अगर आपने एक किसी से लिखवा लिया एक कागज़ के ऊपर कि तुम मुझे 10 साल बाद कुछ ज़मीन दे दोगे, तो वो कागज़ की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आपने और मैंने एक बराबरी नहीं थी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके या उस एग्रीमेंट को लेके। तो कई इस तरह के जो सोसाइटी की डीलिंग्स हैं उसके अंदर नेचुरल लॉ के हर एक के लिए फेयर होना चाहिए, हर एक के लिए जस्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं है और एक पार्टी डिसएडवांटेज पे है तो वो कानून, उस कानून को और रिवाइज करते हैं, ऐसे आंख बंद करके नहीं लागू कर देते। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड गुड कॉन्शियंस आर बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ आइडियाज़ के क्या जस्टिस, अगर हम सोसाइटी में जस्टिस हम करें कि ना करें, सबको बराबर हम माने या ना माने, ये सब चीज़ें हम जो बेसिक टेनेट्स ऑफ लॉ या जस्टिस है वो तो हमने नेचुरल लॉ से लिए ही हैं। और इंग्लैंड की सोसाइटी तो लॉज में बहुत आगे रही है दुनिया से, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें लागू है। नेचुरल लॉ एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के अंदर जो कानून है उसमें दो प्रिंसिपल्स तो हम मान के ही चलते हैं नेचुरल लॉ के। एक तो नो वन शैल बी जज इन हिज ओन केस, नीमो डेबिट एसे जूडेक्स प्रोपिया कॉजा। नो बट, अगर मैं पार्टी हूँ, मैंने आप पे एक दावा किया है और मेरा फ़ायदा होना है इसके रिज़ल्ट से, तो मैं उस फैसला को खुद नहीं ले सकता हूँ, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसका इंटरेस्ट नहीं है, हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द, उसका फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा उस जजमेंट से। और नो डिसीजन शैल बी गिवन अगेंस्ट अ पार्टी विदाउट अफोर्डिंग हिम अ रीजनेबल हियरिंग ऑडी अल्टम पार्टम, कि आपने किसी को भी जब तक सुनने का मौका नहीं दिया तब तक आप उसके खिलाफ कोई कानून नहीं पास, कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते। तो इससे मतलब कि अगर मैं आपके ऊपर दावा कर रहा हूँ तो आपको नोटिस मिलेगा कि मेरा क्या दावा है, मेरी क्या एलिगेशंस है आप पे, आपको क्या क्या चीज़ें नुकसान हो सकती हैं अगर आप अपना केस परस्यू नहीं करोगे तो और इस सब के इन द लाइट ऑफ ऑल दिस ही आप को कोई डिसीजन आपके खिलाफ लिया जाएगा विद गिविंग यू प्रॉपर। तो इसके अलावा अगर हम एक केस को साइट करें तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था। तो मेनका गांधी को कुछ साल पहले, आई थिंक 1970s का ये केस है, के अंदर ये कह दिया गया कि आप अपना पासपोर्ट जमा करा दो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कारण नहीं बताया कि आप अपना पासपोर्ट क्यों जमा कराओ। तो
जब मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन गलत है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो एक फंडामेंटल राइट है उसकी ये उल्लंघना करता है। आर्टिकल 21 के अंदर कहा गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो जो आप एक अगर पासपोर्ट आप मेनका गांधी से ले रहे हो तो उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उस पर आप अंकुश लगा रहे हो, उसको रोक रहे हो। तो पहली बार था कि जो कानून के तहत जब उन्होंने एक अपनी मर्जी से कानून बना के जो मेनका गांधी का पासपोर्ट लिया था, क्योंकि वो कानून या वो लेजिस्लेटिव एक्शन आर्टिकल 21 के साथ में नहीं कंफॉर्म करता था, कि साथ में नहीं जाता था, तो उस लेजिस्लेटिव एक्शन को हटा दिया उन्होंने। वो तो जो आर्टिकल 21 खुद है कि जो राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये तो हम लैंग्वेज पढ़ के ही समझ सकते हैं कि नेचुरल लॉ से डिराइव्ड है। तो हमने डायरेक्टली नेचुरल लॉ को पकड़ के सरकार ने जो एक्शन लिया था मेनका गांधी के खिलाफ उसको खारिज कर दिया। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी जहाँ पर नेचुरल लॉ के से डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स को हम सरकार के खिलाफ, उनके एक्शंस के खिलाफ ले सकते हैं। उम्मीद है आपको नेचुरल लॉ के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा।